नमस्कार। आज हम गुर्जर प्रतिहार वंश की कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। मंडौर शाखा पर हमारी जो चर्चा चल रही थी उसी को जारी रखेंगे। जी। पिछली बार हमने शासक झोड़ तक बात की थी। आज उनके बाद कौन आया और कैसे इस शाखा का राजनीतिक सफर खत्म हुआ, इस पर नजर डालेंगे। बिल्कुल। हमारे पास स्रोत के तौर पर गुर्जर प्रतिहार मंडौर का इतिहास के कुछ अंश हैं। कोशिश रहेगी कि इन बाद के शासकों के काम और मंडौर प्रतिहारों के पतन को समझें। बिल्कुल। झोट के बाद भी कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए। हम्म। उन्होंने मंडौर की विरासत को आगे बढ़ाया। हालांकि ये सही है कि अंत में राजनीतिक प्रभाव थोड़ा कम हो गया। हाँ, चलिए तो देखते हैं कि ये स्रोत हमें क्या बताते हैं, कहानी कैसे आगे बढ़ती है। अच्छा, तो जानकारी ये कहती है कि झोट के बाद उनके बेटे भिल्लादित्य राजा बने। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्या हुआ? उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, हरिद्वार चले गए और वहीं उनका देहांत हुआ। सत्ता का ऐसा त्याग तो कमी सुनने को मिलता है। हाँ, ये काफी असामान्य बात है उस दौर के हिसाब से। उनके बाद फिर उनके बेटे का कुछ शासक बने। और वो काफी दिलचस्प व्यक्तित्व थे। स्रोत बताते हैं कि वो सिर्फ शासक नहीं थे। अच्छा। हाँ, वो व्याकरण, ज्योतिष, तर्कशास्त्र इन सब के ज्ञाता थे और कवि भी थे। अरे वाह, शासक और कवि और इतने सारे शास्त्रों का ज्ञान, ये मेल तो काफी अनोखा है। बिल्कुल। ये शायद दिखाता है कि मंडौर सिर्फ एक, वो कहते हैं ना, सैनिक गढ़ ही नहीं था, बल्कि शायद एक सांस्कृतिक केंद्र भी रहा होगा। और उनका असर सिर्फ मंडौर तक ही नहीं था, है ना? सुना है वो कन्नौज से भी जुड़े थे। हाँ बिल्कुल। वो कन्नौज के जो शक्तिशाली सम्राट थे, नागभट्ट द्वितीय, उनके प्रमुख सामंतों में से थे। ओह, ये तो बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। और उन्होंने नागभट्ट द्वितीय की तरफ से मुंगेर, जो बिहार में है, वहां बंगाल के शासक गौड़ों को हराया था। अच्छा। और बंगाल के ही जो पाल वंश के राजा थे धर्मपाल, उनके खिलाफ भी युद्ध में हिस्सा लिया था। तो उनकी सैन्य क्षमता भी थी और वो उस समय की जो बड़ी राजनीति थी उसमें शामिल थे। तो कक्कुक के दो बेटों का जिक्र आता है, एक बाउक और एक कक्कुक। जी हाँ। रानी पद्मिनी जो भाटी वंश की थी, उनसे बाउक हुए, और दूसरी रानी थी दुर्लभ देवी, उनसे कक्कुक। तो पहले बाउक की बात कर लेते हैं। हाँ, बाउक भी अपने पिता की तरह नागभट्ट द्वितीय और उनके बाद जो रामभद्र राजा बने उनके समकालीन थे। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। क्या? 837 ईस्वी में मंडौर में एक विष्णु मंदिर है, वहां उन्होंने एक प्रशस्ति लगवाई, मतलब एक प्रशंसा वाला शिलालेख। अच्छा, प्रशस्ति। हाँ, और इसमें उनके पूरे वंश की जानकारी है। इतिहासकारों के लिए ये बहुत अहम स्रोत है। और इसमें यह भी लिखा है कि उन्होंने मंडौर पर हमला करने वाले एक राजा थे मयूर, उनको हराया था, तो उनकी वीरता का भी प्रमाण मिलता है। ठीक है, अब आते हैं बाउक के सौतेले भाई कक्कुक पर। हाँ। इनके बारे में तो कहा गया है कि वो प्रतिहार वंश के कर्ण थे। हाँ, इतनी बड़ी उपमा, ये तो बहुत खास बात है। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ कोई दरबारी तारीफ नहीं लगती। एक बहुत प्रसिद्ध जैन विद्वान थे उद्योतन सूरी। हाँ, कुवलेमाला वाले। जी बिल्कुल, कुवलेमाला के लेखक। उन्होंने अपनी किताब में कक्कुक को ये उपाधि दी है, तो ये उनकी दानवीरता और उदारता को दिखाता है। सही। कक्कुक ने 2 विजय स्तंभ भी बनवाए थे, एक मंडौर में और दूसरा रोहिंग स्कूप नगर में, जिसे आज घटियाला कहते हैं। घटियाला? हाँ, पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके 861 ईस्वी के 2 शिलालेख, जिन्हें घटियाला लेख कहते हैं। अच्छा, ये घटियाला वाले लेख। हाँ। इनमें क्या खास है? क्या ये भी बस जीत वगैरह की बातें हैं? नहीं, यही बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। पहला लेख कहता है कि कक्कुक ने अपनी विनम्रता से, अपने अच्छे व्यवहार से मरु यानी मारवाड़, मांड यानी जैसलमेर, त्रावणी और अज, जो शायद मध्य प्रदेश का सीमावर्ती इलाका हो, वहां के लोगों का स्नेह जीता। सैन्य शक्ति के बजाय विनम्रता पर जोर है। बिल्कुल। ये तो ध्यान देने वाली बात है, विनम्रता से स्नेह जीता। बिल्कुल। और दूसरा लेख तो और भी महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है कि उन्होंने रोहिंसकूप नगर यानी घटियाला को आभीरों के उपद्रव से मुक्त कराया। आभीर? वो कोई समुदाय था जो उपद्रव करता था? हाँ, ऐसा माना जाता है। तो कक्कुक ने उन्हें शांत किया और वहां महाजनों व्यापारियों को बसाया, सुरक्षित माहौल दिया और व्यापार को बढ़ाया। ओह, तो सुरक्षा भी दी और अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान दिया। सही। ये उनकी प्रशासनिक और आर्थिक समझ को दिखाता है।
शायद उन्हें यह एहसास था कि सिर्फ युद्ध जीतना काफी नहीं है। सही बात है। स्थायी राज के लिए प्रजा का प्यार और आर्थिक मजबूती भी जरूरी है। तो आभीरों से इलाके को सुरक्षित करना, फिर व्यापारियों को बसाना, ये एक कुशल प्रशासक की निशानी है। तो वो एक वीर योद्धा भी थे, दानवीर कर्ण जैसे भी, और कुशल प्रशासक भी, काफी संतुलित शासक लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर कक्कुक के बाद क्या हुआ? ऐसा लगता है जैसे जानकारी एकदम से कम हो जाती है। आपने सही पकड़ा। जो स्रोत उपलब्ध है वो यही बताते हैं कि कक्कुक के बाद के जो मंडोर के प्रतिहार शासक थे, उनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं मिलती। धीरे धीरे उनकी शक्ति कम होती गई होगी। फिर 12वीं सदी के मध्य तक आते आते हम देखते हैं कि मंडोर के आसपास चौहानों का असर काफी बढ़ गया था। चौहानों का? हाँ। हालांकि किला जो दुर्ग था वो शायद कुछ और समय तक प्रतिहारों के ही कब्जे में रहा हो। 1154 ईस्वी का एक सहजपाल चौहान का लेख है, उससे संकेत मिलता है कि मंडोर पर चौहानों का प्रभुत्व हो गया था। तो शक्ति कम होती गई। और फिर इस मंडोर शाखा का अंत कैसे हुआ? कोई बड़ी लड़ाई हुई? नहीं, अंत लड़ाई से नहीं बल्कि एक विवाह संधि से हुआ, जो उस जमाने की राजनीति का एक कह सकते हैं आम तरीका भी था। अच्छा, कैसे? लगभग 1395 ईस्वी के आसपास इंदा प्रतिहार थे, जो शायद मंडोर के सामंत रहे होंगे उस वक्त। उन्होंने बाहरी खतरों से, संभवतः मालवा के मुस्लिम शासकों का दबाव बढ़ रहा होगा, हाँ, ये हो सकता है, उससे सुरक्षा पाने के लिए एक रणनीतिक चाल चली। उन्होंने अपनी बेटी की शादी मारवाड़ के राठौर शासक राव चूड़ा से कर दी। राव चूड़ा से? और मंडोर दहेज में दे दिया। क्या? पूरा मंडोर दहेज में? हाँ। बस इसी के साथ मंडोर के जो गुर्जर प्रतिहार थे, उनका एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई के तौर पर इतिहास खत्म हो गया। तो एक इतना पुराना और शक्तिशाली वंश, उसकी एक अहम शाखा का अंत युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि एक विवाह मंडप में हुआ। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सत्ता का जो हस्तांतरण होता है वो हमेशा तलवार के जोर पर ही नहीं होता। सही कहा। रणनीतिक गठबंधन, विवाह संबंध और जो राजनीतिक दबाव बदलते रहते हैं, वो भी इतिहास की दिशा मोड़ देते हैं। तो ये थी मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों की कहानी का, कह सकते हैं, अंतिम अध्याय। कक्कुक जैसे विद्वान योद्धा, कक्कुक जैसे दानवीर और कुशल प्रशासक, और फिर धीरे धीरे शक्ति का कम होना, और आखिर में राव चूड़ा को दहेज में मंडोर का दिया जाना। हाँ, और ये हमें ये भी दिखाता है कि कैसे बड़े साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने के बीच जो स्थानीय शक्तियां होती हैं, उनकी भूमिकाएं बदलती रहती हैं। कभी वो केंद्र की मजबूत कड़ी होती हैं, तो कभी हालात बदलते हैं तो उन्हें नए गठबंधनों में अपनी सुरक्षा ढूंढनी पड़ती है। सही। जाते जाते एक विचार मन में आता है कि क्या वो जो दहेज में दिया गया मंडोर था, वो सिर्फ एक इलाका था, या वो सदियों की एक विरासत, एक पहचान का भी हस्तांतरण था? ये सोच